वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने जो है 160 क्वेश्चन यहाँ पे लगभग कर लिए हैं GT प्लस BPGT मैथ मेल जुलाई 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके। ठीक है, तो सब्जेक्ट के मैंने अभी बताया था कि 200 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। 180 तो जो क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, मैथ के, मतलब हमारे जो सब्जेक्ट हैं उसके उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो रहेंगे मैथ के। ठीक है, जो 20 क्वेश्चन अलग से आएंगे वो हमारे पास टीचिंग मैथडोलॉजी के हैं। ठीक है, टीचिंग मैथडोलॉजी के रहेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन। तो अभी हमारे जो मैथ के जो क्वेश्चन बचते हैं वो लगभग हमारे 20 क्वेश्चन बचते हैं, क्योंकि 160 मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवा चुकी हूँ। रेस्ट हमारे रहते हैं 20। ठीक है, फिर उस 20 के बाद हमारे जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आएंगे वो हमारे टीचिंग मैथडोलॉजी के आएंगे। ठीक है, जो हमारे मैथ से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम ये मैथ वाला पोर्शन कंप्लीट कर देते हैं इस क्लास में। तो हमारे 180 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर एक क्लास हमारी टीचिंग मैथडोलॉजी की अलग से रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इन ए प्लेन ट्रायंगल ABC द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस A कोस B और कोस C। हमें कोस A कोस B और कोस C की क्या यहाँ पे क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इसको। तो हमें पता है जो ट्रायंगल ABC है उसमें जो तीनों सम एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, तो अब ABC अगर मैं ये कर लूँ कि A और B और C दोनों तीनों को क्या कर लो आपस में इक्वल, तो ये कितने एंगल के आ जाएंगे हमारे पास, 60 डिग्री के आ जाएंगे। तो मैक्सिमम हमें बताना है। मैक्सिमम में हमने ABC जो तीनों एंगल है उनको इक्वल रख दिया 60 डिग्री, क्योंकि हमें ये रिजल्ट पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि सम ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल इज, ठीक है, इन ए ट्रायंगल कितना है, 180 डिग्री। आ गया समझ में। तो 60 डिग्री के हमने यहाँ पे बराबर ले लिए, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो अब यहाँ पे रखो कोस 60 डिग्री, फिर कोस 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री। तो कोस क्यूब वो 3 टाइम्स आ जाएगा। कोस 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/2 की पावर 3। तो यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया, 1/8। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/8 आ गई। ठीक है, तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बैग कंटेन्स 4 वाइट बॉल, 5 रेड बॉल और 6 ब्लू बॉल्स। 3 बॉल आर ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम द बैग। 3 बॉल हमें यहाँ पे निकालने हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर रेड। टोटल हमारे पास कितनी है, 6 और 4 10 और 5 15। 15 में से हमें कितने निकालनी है, 3 निकालनी है। 15C3 और निकालने कितनी है, 3। और कौन सी होनी चाहिए, तीनों रेड होनी चाहिए, यानी कि 5C3। ठीक है, यहाँ से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/91। ठीक है, आई होप ये आप सारी कैलकुलेशन यहाँ पे करके देखते होंगे। तो पक्के से आपको ये कैलकुलेशन करनी ही है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा। तो जो आपका कैलकुलेशन का वर्क है वो आपको ही करके देखना है बेटा। ठीक है ना, फिर भी अगर आपको ना समझ आए ना तो मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सीधा डेफिनेशन पूछ रखा है। जो आइगन वेक्टर है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के जो कोरस्पोंडिंग हमारे पास आइगन वेक्टर आएगा किसी भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो सीधा डायरेक्ट हमारे पास डेफिनेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर देन एफ डैश जीरो इज इक्वल टू एफ डैश जीरो इज इक्वल टू, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब हम क्या करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे सीधा इसका डेरिवेटिव कर दे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश 1 माइनस एक्स। ठीक है, 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे जीरो पुट कर दो, तो यानी कि एफ डैश जीरो की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस का एफ डैश एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो 1, यानी कि माइनस का एफ डैश 1। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो सीधा सो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स से सिमिलर कब होती है, मैंने आपको बताया था कि एक तो हमारे पास AM अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा, जो हमारे पास आइगन वैल्यू आएंगी उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी सॉरी बेटा,
ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास, ये तो फर्स्ट रिजल्ट है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। दूसरा हमारे पास रिजल्ट क्या है, दूसरा ये रिजल्ट है कि डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ होने चाहिए, ठीक है। डिफरेंट आइगन वैल्यू, अगर किसी भी मैट्रिक्स की डिफरेंट आइगन वैल्यू है तो भी वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो केस हमारे पास यहाँ पे अराइज हो रहे हैं। तो देखो, अगर यहाँ पे देखो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें क्या है, इसकी आइगन वैल्यू कितनी है, 2 2 और 2 सेम है। तो यहाँ से हम नहीं कह सकते कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, ठीक है, क्योंकि अगर डिफरेंट होता तो हम सीधा सीधा बोल देते कि ये मैट्रिक्स क्या है, डायगोनलाइजेबल है, अगर डिफरेंट आइगन वैल्यू होती। अब यहाँ पे सेम है तो इसके लिए हम चेक करेंगे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी सबको पता है इसकी कितनी है, 3, कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब 2 3 टाइम्स। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखो कितनी आएगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2, इसको कैसे निकाल देंगे, n माइनस रैंक ऑफ a माइनस 2i, ठीक है। तो n हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 3 माइनस रैंक ऑफ a माइनस 2i, तो a माइनस 2i, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 0 0 और 0, इसका रैंक हमारे पास कितना है 2, तो ये यानी कि 3 माइनस 2 यानी कि 1, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 कितने आ गए 1, तो यहाँ यानी कि am नॉट इक्वल टू gm, तो ये डायगोनलाइजेबल हमारे पास नहीं होगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो गया। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ को चेक करेंगे तो ये भी हमारे पास नहीं होगा, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। पता चल गया ना कैसे निकालनी है, पहले तो इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालो, अगर आइगन वैल्यूज डिफरेंट है तो सीधा टिक कर दो बेटी ये डायगोनलाइजेबल होगी। अगर डिफरेंट नहीं है, कोई भी दो या कोई एक मतलब सेम आ रही है ना, तो वहाँ से हम ए एम और यहाँ पे जी एम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। फिर वहाँ से हमें आइडिया मिल जाएगा कि वो डायगोनल होगी या नहीं होगी। आ गया समझ में कैसे करना था, मैंने एक क्वेश्चन आपको प्रॉपरली करके दिखा दिया है, ठीक है। बाकी आप लोग ये खुद निकाल के देखना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस ए एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्र प्लस आयोटा सी एक्स स्क्र प्लस डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इज एनालिटिक। ये फंक्शन एनालिटिक हमारे पास गिवन है, तो हमें ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। अगर कोई फंक्शन हमारे पास एनालिटिक गिवन है तो वो सी आर इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सी आर इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। और जो हमारे पास सी आर इक्वेशन होती है वो क्या होती है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू y इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ठीक है। यू और वी, यू हमारे पास रियल पार्ट होता है, वी हमारे पास इमेजनरी पार्ट होता है। तो एनालिटिक ऑलरेडी गिवन है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ से निकाल लो सारी वैल्यूज़। तो u हमारे पास कितना है, ये है, और v हमारे पास ये है, ये v है, ये u है। यू एक्स जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस ए वाई, ठीक है। फिर उसके बाद यू वाई जब निकालेंगे तो ये होएगा ए एक्स प्लस 2b y, ठीक है। फिर उसके बाद वी वाई जब निकालेंगे तो ये आएगा डी एक्स प्लस 2y, और वी एक्स जब निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2cx प्लस डी वाई, ठीक है। अब यू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वी वाई, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये इक्वल कब होंगे, जब हमारे पास जब कंपेयर करेंगे डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ए भी हमारे पास क्या हो जाएगा 2। ए और डी की हमारे पास वैल्यू आ गई, ए 2 और डी 2। तो ऑप्शन से देखो ए और डी हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन में ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 2। अच्छा, सेकंड में डी की वैल्यू हमारे पास -2 है तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में ये भी गलत हो जाएगा और फोर्थ भी गलत, तो ऑप्शन से हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास क्या था, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। इतना निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें ए और डी यहाँ पे मिल गए, ऑप्शन से ही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस। बेसिस के लिए आर क्यूब में वेक्टर स्पेस बताना है। आर क्यूब में मतलब 3 टपल है सब में, और वेक्टर स्पेस आर क्यूब में होना चाहिए। और बेसिस का मतलब हमारे पास क्या है, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए वो सेट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब जो हमारे पास डेटरमिनेंट की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। ये मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया, अगर डेटरमिनेंट ए नॉन जीरो है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर डेटरमिनेंट ए जीरो आ जाता है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आर क्यूब में बताना है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही हमारे पास
एंट्रीज हैं तो दो वाला हमारे पास ये हमेशा क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है, जिसमें दो सेट होते हैं, मतलब दो यहाँ पे टपल्स होते हैं, टपल्स यहाँ पे कितने हैं, दो, ठीक है, तो लीनियरली डिपेंडेंट, ये गलत। इसमें इसका डेटरमिनेंट निकालेंगे, ये हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से इसका जब डेटरमिनेंट हम सोल्व करेंगे कैसे, जैसे इसका डेटरमिनेंट जब हम निकालेंगे तो ये 1 3 -4 1 4 -3 2 3 -11, जब इसका डेटरमिनेंट करेंगे तो सोल्व इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और 0 जिसका डेटरमिनेंट होता है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, तो सेकंड भी हमारा लीनियरली डिपेंडेंट। ये 4 है, 4 वाला यहाँ तो r³ की बात हो रही है, तो 4 वाला हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ये भी गलत, ये भी गलत। हमेशा तो हम नहीं कह सकते, यहाँ से हम ऐसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, ये बनेगा तो लीनियरली डिपेंडेंट, लेकिन r³ की बात हो रही है ना, तो r³ में ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी बात करें जब इसका डेटरमिनेंट निकाल लेंगे 2 4 -3 0 1 1 0 1 और -1, जब इसका डेटरमिनेंट निकालेंगे इसकी डेटरमिनेंट की वैल्यू -4 आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ दी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, अभी मैंने पिछली एक्सरसाइज में ये चंडीगढ़ वाले में भी पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, लिमिट 0 से 2, जो मतलब a to b, और f(x) dx जो हमारे पास होता है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो लिमिट यहाँ पे 0 से 2 है, तो 0 से 2 k(x) 2 - x dx इज इक्वल टू 1 तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 3/4, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमेशा याद रखना क्या होता है, इसका रिजल्ट a to b f(x) dx इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, ठीक है। लिमिट हमारे पास गिवन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसकी हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बतानी है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये हमारे पास सारी कंप्लीट क्या है, ए एन की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, तो ये हमारे पास ए एन है, तो यहाँ से हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है, जब मोड एक्स इज लेस देन आर होता है, आर यहाँ पे रेडियस तो कन्वर्जेंट होते हैं, रिजल्ट है ये, मोड एक्स जब ग्रेटर देन आर होता है तो ये डाइवर्जेंट होती है, और मोड एक्स जब इक्वल टू 0 होता है तो ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिजल्ट लगाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये रिजल्ट्स होते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करने के लिए। तो अब सीधा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का 1/r लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइडेड बाय an, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला an+1, ये कंप्लीट an है हमारे पास, तो ये आ जाएगा z+2 की पावर, ये आ जाएगा n, और n+2, n की जगह n+1 रखना है ना, 4 की पावर n+1। अब मल्टीप्लाई में ये ऊपर आ जाएगा n+1 का क्यूब 4 की पावर n डिवाइड बाय z+2 की पावर n+1 पुट करेंगे ना, तो z+2, और ये n, इसको मैंने ऐसे लिखा zn-1 है, तो z+2 -1 अलग अलग कर लिया, तो अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर n से 4 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से n कॉमन लेके, मतलब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1/r, जो हमारे पास 1/r आएगा वो आएगा 1/4 z+2 की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मोड भी था, मोड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 मोड ऑफ, इसको ऊपर लिख देंगे z+2, तो वह हमारे पास जो 1/r है, रेडियस तो हमारे पास आ गई 4, ठीक है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसने पूछा तो कितनी है, 4। अब ये मोड z+2 हमें बताता है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, क्या है, ठीक है। तो देखो अब इसका अगर ये पूछ लेना कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बताओ, तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हम कैसे बताएंगे, जैसे अभी मोड z+2 मैंने बताया था लेस देन आर पे क्या होती है, ये कन्वर्जेंट होती है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसकी हमारे पास कितनी आई है, 4 आई है, तो रेडियस ऑफ 1/r इज इक्वल टू 1/4 समथिंग ये था ना, तो यहाँ से ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो हमारे पास आ गई r4, तो मोड z अभी बताया था मोड x लेस देन r हो तो कन्वर्जेंट होती है, तो मोड यहाँ पे क्या है z+2 लेस देन 4, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, इसको जब खोलेंगे z+2 लेस देन 4 और ये -4 और 4 के बीच, तो ये आ जाएगा -6 लेस देन z लेस देन 2, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा, या डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस पूछे तो ओपन इंटरवल -6 to 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f(x) ऑफ ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय, ये हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन
ठीक है। तो अब हमें निकालना है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 5 से लेके 10 तक इसने इंटरवल हमारे पास गिवन है, मतलब x की जो वैल्यू है वो 5 to हमारे पास 10 है। तो वही बताना है, कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है, वही फॉर्मूला लगेगा 5 to 10 k ऑफ x की पावर -3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से सीधा k की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगी k की वैल्यू 200/3 आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट। इंटीग्रेशन करना है, सीधा आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन, इंटीग्रेशन बहुत इजी पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शन देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टू एक्स। ये हमारे पास सीधा रिजल्ट है। मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास देखो एफ ऑफ ए, जब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछता है किसी फंक्शन का तो हमारे पास रिजल्ट होता है 1/a f(s)/a। ये हमारे पास रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अगर किसी फंक्शन का हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछे तो यहाँ पे f(2x) है, तो यहाँ आ जाएगा f(a) की जगह 2x रख दो। तो यहाँ पे a हमारे पास कितना है, मतलब a हमारे पास 2x है, तो यहाँ पे 1/a कॉन्स्टेंट क्या है 2, तो f(s) एज इट इज़ और डिवाइड बाई a यानी कि 2। a यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, a यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। एक्स तो वेरिएबल है ना, एक्स नहीं आएगा, तो यहाँ पे सीधा ए यानी कि f(2) की वैल्यू पूछे तो f(2) हमारे पास 1/2 f(s)/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीधा रिजल्ट था, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इस टाइप से पूछता, एक और मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ, f(f(x-a) इस टाइप से पूछता तो ये हो जाएगा e⁻⁻⁰ f(s). ठीक है, ये हमारा एक रिजल्ट, सेकंड जो रिजल्ट है वो ये होता है। ये आप नोट डाउन करके रखो, x-a के लिए हमारे पास e⁻⁻⁰ f(s). ठीक है, एक ये रिजल्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.5, तो मीन हमारे पास यानी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हमारे पास क्या होता है, एन की वैल्यू यानी कि 0.5 गिवन है। एक्स p(x3) और p(x2) का रेशो निकालना है, 2 बीच में है ना, तो रेशो निकालना है। तो p(x3) टू p(x2) इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है लैम्डा की पावर यहाँ पे 3 और 3 फैक्टोरियल, और रेशो e⁻⁻λ, ये r है, r यहाँ पे 2 गिवन है, तो लैम्डा की पावर r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल। लैम्डा जो हमारे पास मेन होता है वही हमारे पास लैम्डा होता है, तो यहाँ से इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 इंटू ऊपर हमारा बचा है लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा क्यूब है, तो ये एक ही कैंसिल हो जाए, तो हमारे पास बचा लैम्डा रेशो, इधर आया 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास, अभी आपको बताई थी, लैम्डा की वैल्यू 0.5, तो 0.5 का मतलब इस 5/10 रेशो, ये इधर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/30, तो 5×6 = 30 यानी कि 1/6, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा लैम्डा होता है वही हमारा मीन होता है। ठीक है, जो मीन की वैल्यू होगी वही लैम्डा की वैल्यू होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट W इज इक्वल टू a be 0 such that AB belongs to R, be a subset of R3, then which of the following is true। तो सबसेट है, हमें क्या बताना है, सब स्पेस बताना है, सब में सब स्पेस पूछा है। सब स्पेस के लिए हमारे पास एक तो 1 स्टेप टेस्ट होता है, वो क्या होता है A अल्फ़ा प्लस B बीटा जो है वो बिलोंग्स टू W होना चाहिए। 2 स्टेप टेस्ट, ये तो है 1 स्टेप टेस्ट, और दूसरा 2 स्टेप टेस्ट, ये हमारे पास क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W और अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W। ये हमारे पास 2 स्टेप टेस्ट है, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों W के अंदर होने चाहिए। तो ऑप्शन से डिस्कार्ड कर देंगे हम इसको। देखो 0 0 ए भी 0 0 करेंगे तो 0 0 इसके अंदर बिलोंग करता है, 0 0 0, तो इसका मतलब ये एम्प्टी नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, दूसरा फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, W इज़ नॉट क्लस्ड अंडर वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल, ए भी यहाँ पे कोई भी हम स्केलर लें, 1 2 0 मैंने यहाँ पे ले लिया, 1 2 और 0। दूसरा मैंने ले लिया 2 3 और 0। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या रियल नंबर ही आएंगे ना, 3 और कोमा 3 और 2 5 कोमा 0 बिलोंग्स टू आ, मतलब W। इसी टाइप के आ गया ना, तो R A B बिलोंग्स टू रियल नंबर होने चाहिए, तो रियली हमारे पास ये हो गया। और मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जैसे 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, तो ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास AB
और ए बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू ऐसे होने चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भी इसके अंदर चली जाएगी, मतलब ये वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट भी हमारा गलत, सेकंड भी गलत, थर्ड भी गलत, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर्टी, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज m इज इक्वल टू A1 B0 A2 वेहर A1 A2 आर स्क्वायर मैट्रिसेस है हमारे पास। द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ f इज डैश द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ A1 एंड A2। तो एक तो हमारे पास होती है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन सबको पता है कैसे निकलती है, 2x2 के मैट्रिक्स है हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ आइगन वैल्यू A1 प्लस A2 इंटू एक्स प्लस A1 A2 प्रोडक्ट ऑफ ये डेटरमेंट जब निकालेंगे इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। इसने करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पूछा है, तो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ m का जो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, यानी कि A1 A2, ठीक है। A1 A2 द प्रोडक्ट ऑफ द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ A1 और A2 की क्या होगी, प्रोडक्ट होगी हमारे पास, ठीक है। ये भी सीधा हमारे पास रिजल्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज U एंड W आर डिस्टिंक्ट 4 डायमेंशनल सबस्पेस, यानी कि U की डायमेंशन 4, W की डायमेंशन हमारे पास 4 गिवन है। उसके बाद सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ऑफ ए डायमेंशन 6, इसका मतलब इन दोनों की जो कंबाइन डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ U यूनियन W, ये हमारे पास कितनी है, 6 हमारे पास गिवन है। तो हमें U इंटरसेक्शन W की डायमेंशन बतानी है। तो सबको पता है डायमेंशन ऑफ U यूनियन W का फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W। यहाँ से इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 4 और 4 8 माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W। तो कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पे 2 आ गई। तो डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W हमारे पास आ गई। तो अगर ऑप्शन से डिस्कार्ड करना है तो हमारा सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे, क्योंकि 2 किसी में नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर सीधा एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो उसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट होता है, और वो रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, जो डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W होता है वो लेस देन होता है किससे, मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ U कोमा डायमेंशन ऑफ W, ठीक है। मिनिमम ऑफ U कोमा W यानी कि लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। मिनिमम U 4 है ना दोनों की डायमेंशन, तो 4 का मिनिमम 4 ही आएगा। और बीच में ये, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू किस क्या होता है, ये होता है डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ U यूनियन W। और ये अभी निकाली थी क्या थी, 2, तो इसकी पॉसिबल क्या हो जाएंगी, 2 3 और 4, ये हमारे पास इसकी पॉसिबल हो जाएंगी। तो दोनों ऑप्शन किस में है, 2 और 3 फर्स्ट में यहाँ पे है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, दोनों रिजल्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शन ft इज, हमारे पास ये गिवन है, देन ft इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शन ft इज, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, L ऑफ ft हमारे पास गिवन है क्या, लैप्लास का फॉर्मूला क्या होता है, -0 से इन्फिनिटी e⁻⁻st ft dt। और ये हमारे पास गिवन है क्या, इसका मतलब लैप्लास ऑफ ft कितना है, ये हो जाएगा हमारे पास लैप्लास ऑफ ft 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻st और ft की वैल्यू 1/s प्लस a, ये है। अब इतना हमें ना करके डी ऑफ एस, इतना ना करके हमें आगे इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा हमारे पास रिजल्ट हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम सबको पता है जो हमारे पास लैप्लास होता है, लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है, 1/s। लैप्लास ऑफ इनवर्स 1/s हमारे पास कितना हो गया, 1, ठीक है। लैप्लास ऑफ t की पावर n हमारे पास होता है n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर n+1, और लैप्लास इनवर्स 1/s n+1 हमारे पास कितना होता है, ये होता है, ये हमारे पास होता है t⁻n डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आ गया समझ में। चलिए अब देखते हैं दूसरे 2 रिजल्ट और मैं बताती हूँ। लैप्लास इनवर्स लैप्लास ऑफ e⁻at, ये होता है 1/s माइनस a, और लैप्लास इनवर्स जब हम निकालेंगे 1/s माइनस a का, ये हो जाएगा e⁻at, ठीक है। माइनस है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो अब सीधा हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैप्लास ऑफ ft इसका निकालना है। तो ये है हमारे पास क्या, 1/s इंटू s प्लस a, तो ft रखेंगे इधर, क्योंकि ft की वैल्यू चाहिए, तो इधर आ जाएगा लैप्लास इनवर्स 1/s इंटू s प्लस
ए। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे 12th क्लास वाला, तो पार्शियल फ्रैक्शन से ये हमारे पास इसको करेंगे तो 1/a ये हो जाएगा 1/s माइनस 1/s प्लस ए बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब 1/a बाहर आ जाएगा, तो लैप्लास इनवर्स 1/s का तो हमारे पास 1 है, और लैप्लास इनवर्स 1/s प्लस ए का e⁻⁻at। ठीक है, तो देखो अब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो 4th ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। ये रिजल्ट साथ के साथ आपको लिख लेने हैं। सॉरी क्या हो गया, ये रिजल्ट साथ के साथ आपको लिख लेने हैं। ठीक है, तो ये 4th ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, ताकि आगे भी आपको ये काम आए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ए बॉक्स कंटेन 20 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आउट ऑफ विच आर 4 डिफेक्टिव। 20 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, 4 जिसमें डिफेक्टिव है, 2 बल्ब्स हमें निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है, एटलीस्ट वन ऑफ दिस इज डिफेक्टिव। ठीक है, कम से कम एक डिफेक्टिव होना चाहिए। कितने बल्ब निकालने हैं? 2। तो देखो 4 डिफेक्टिव है तो 4 CA, कम से कम 2 निकालने हैं, तो 4 CA हमने मान लिया एक डिफेक्टिव है और एक बिना डिफेक्टिव है। ठीक है, 20 में से 4 गए 16, तो ठीक है। दूसरा हमने मान लिया कि चारों के मतलब दोनों के दोनों डिफेक्टिव हैं और 16C 0, इसमें से एक भी नहीं निकाला। डिवाइड बाय टोटल 20 में से 2 निकालने हैं। ठीक है, ये हमारे पास केस बन जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/19, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट पूछा ना, कम से कम एक भी हो सकता है और फिर 2 भी हो सकते हैं। ये हमने यहाँ पे केस ले लिया, 7/19 यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन f ऑफ एक्स वाई। एक बात याद रखना, अटेन्स इसने बोला है मिनिमम वैल्यू, तो एक बात आपको याद रखनी है, अगर 2 वेरिएबल आ जाए ना, तो 2 वेरिएबल में हमें हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। तो करली पार्शियल डेरिवेटिव सॉरी, तो f/x और करली f/y पार्शियल डेरिवेटिव हम निकालना है जब 2 वेरिएबल आते हैं। जब सिंगल वेरिएबल में मैक्सिमम मिनिमम पूछता है तो सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से f ऑफ x निकालो और f ऑफ y पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 3x² माइनस 63 प्लस 12y इक्वल टू 0, और f ऑफ y हमारे पास आ जाएगा 3y² फिर माइनस 63 और फिर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। अब मिनिमम पॉइंट बताना है। ये सारे के सारे जो 4 ऑप्शन में पॉइंट है वो इसमें पुट करके देख लो, दोनों में जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब जो 0 के इक्वल आ रहे हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से हमारा सेकंड ऑप्शन इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देगा, यानी कि 3 हमारा यहाँ पे क्या आ गया, मिनिमम पॉइंट आ गया। ठीक है, सारा निकालने की जरूरत ही नहीं है, वैल्यूज पुट करके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्म ऑफ v इज विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल, इसकी नॉर्म बतानी है। नॉर्म ऑफ v, नॉर्म ऑफ v इसका मतलब हमारे पास होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v कोमा v इनर प्रोडक्ट के रूप में, और इसका मतलब क्या होता है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, 3 जा 9 प्लस 4 चौके 16 और 9 25, और ये हो गया हमारे पास 5, यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया है। नॉर्म ऑफ v निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, टी ऑफ एक्स वाई जेड 2x प्लस वाई माइनस जेड 3x माइनस 2y प्लस 4z, और एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R क्यूब, देन द मैट्रिक्स टी रिलेटेड टू द बेसिस हमारे पास गिवन है एंड डेल्टा। ठीक है, तो अब देखो कैसे बनानी है इस मैट्रिक्स को, हमने कैसे सोल्व करना है। तो जो हमारे पास ये बेसिस है, इन बेसिस को उठा के इसमें पुट कर दो जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, तो जब 1 1 1 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 2,5, और जब 1 1 0 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3,1, और जब हम 1 0 0 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2,3। इस बेसिस का यहाँ पे हमने काम कर दिया। अब इन बेसिस को हमें इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, जो सेकंड वाले हमारे पास बेसिस गिवन है। ठीक है, तो इसको लिखना है a इंटू 1 3 प्लस b इंटू 1 4। ए और बी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से c इंटू 1 3 प्लस d इंटू 1 4, फिर यहाँ से e इंटू 1 3 प्लस f इंटू 1 4। ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो 2,5 को हमने कैसे लिखना है, 2,5 मैं एक करके दिखा रही हूँ वैल्यू कैसे निकालनी है। 2,5 जो हमने ये बेसिस पुट करके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पुट करे थे, उसकी वैल्यू हमारे पास 2,5 थी, और इनको इस बेसिस के कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो यानी कि a इंटू 1 3 प्लस b इंटू 1 4, ए और b की मैं वैल्यू निकाल रही हूँ। तो a प्लस b किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। यहाँ से हमारे पास 3a प्लस 4b, ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हम कर दे 3 के साथ।
तो ये हो जाएगा 3a 3b 3 2 जा 6। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का b, और ये 6 में से 5 गया हमारे पास 1, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। a की वैल्यू जब निकालेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ से अब लिखेंगे इसको कैसे, 2, इसको लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2, 5। ए की वैल्यू अभी निकाली 3 × 1 3 -1 × 1 4, ये बी की वैल्यू। अब इसको सोल्व करेंगे तो यही आना चाहिए, देखो 3 -1, 3 3 जा 9 -4, तो 2 9 में से 4 गए 5। ठीक है, आ गया ना सेम। तो ए की वैल्यू 3, और इन वैल्यूज़ को ये 3 -1 ऐसे रो में लिख रखा है, तो इसको कॉलम में ट्रांसफर कर दो, यानी कि 3 -1 ऐसे लिख दो। अब ऑप्शन से चेक करो किस किस में फर्स्ट गलत, सेकंड में मैच हो रहा है 3 -1, थर्ड भी गलत, और फोर्थ में भी मैच हो रहा है। तो सेकंड और फोर्थ में देखने के लिए अब हम एक और सोल्व करेंगे, और वो हमारे पास दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 3, 1 आई थी। ठीक है, इसको हम लिखेंगे c × 1 3 प्लस d × 1 4। तो सिमिलरली यहाँ से c की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी क्या, 11, और d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8। यहाँ पे पुट करेंगे 11 इज इंटू में दिस -8 इंटू में दिस, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉलम में 11 और -8। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में ये मैच हो रही है। ठीक है, आगे समझ में कैसे लिखना था, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने 180 क्वेश्चन यहाँ पे सब्जेक्ट के कंप्लीट कर दिए हैं। ये हमारा पीजीटी मैथ मेल का एग्ज़ाम था, फीमेल का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये मेल वाला था। ठीक है, 180 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे बचते हैं क्या, जो 20 क्वेश्चन हैं वो हमारे बचते हैं टीचिंग मैथडोलॉजी के। ठीक है, टीचिंग मैथडोलॉजी के 20 क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारे सारे जो अपकमिंग एग्जाम होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, और जो टीचिंग मैथडोलॉजी जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो उसमें सब में, मतलब ये टीचिंग एप्टीट्यूड की में कॉमन पार्ट है, और ये सारे पेपर में इजी है, मतलब आएगा, और आप यहाँ से इसमें आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप से हमारे पास ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारे चंडीगढ़ टीजीटी का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड पूछेंगे, दिल्ली वाले में तो पूछते ही हैं सब, मतलब हर एक एग्ज़ाम में हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड पूछते ही पूछते हैं, चाहे वो 15 नंबर का पूछें चाहे वो 30 नंबर का पूछे। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो 20 क्वेश्चन हमारे बचते, फिर हमारे ये सब, मतलब जो ये सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। फिर मैं आपको देखती हूँ कि आगे मैं आप लोगों को और क्या करवा सकती हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में पूरा बेनिफिट मिले। ठीक है, आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। हाँ, और हाँ, जो क्वेश्चन आपको ना समझ आए ना, वो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत लगे तो पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय।